नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम परीक्षावाणी का 16वां संस्करण जो 2025 में लॉन्च हुआ है उसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड, इससे संबंधित जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उसके हमने 2 क्लासें यहाँ पर पढ़ ली थी और आज उसकी अगली क्लास है जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर ऐतिहासिक काल को पढ़ते हुए चलेंगे। इसी के साथ साथ इसमें चंदवंश है और पंवार वंश है और टिहरी रियासत के अंदर जो भी काम हुआ है उन सबको यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, आज की जो क्लास है थोड़ा लंबी होने वाली है क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मेरा ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस या फिर परीक्षावाणी को जल्दी से जल्दी कवर किया जाए, इसलिए क्लास थोड़ा लंबी होगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ऐतिहासिक काल। पिछली क्लास में हमने लास्ट पढ़ा था आद्य ऐतिहासिक काल, अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया है ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल में हम यहाँ पर जो उत्तराखंड के प्राचीन वंश हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कुणिन वंश हुआ है, कत्यूरी हुआ है। मध्य में हम किसको पढ़ेंगे? चंद और पंवार को पढ़ेंगे। और आधुनिक में जब अंग्रेज आते हैं और स्वतंत्रता संग्राम चलता है। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसके जो साक्ष्य मिलते हैं तो कालसी, लाखा मंडल, सिरौली मंडल आदि माणा से शिलालेख प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे कालसी से अशोक का है, लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का है। इस टाइप से जगह जगह से शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो कि हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं, यानी कि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। अगला पॉइंट है कत्यूर घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की कितने मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। देखिए फ्रेंड, ये अल्मोड़ा प्रकार, अमोघभूति प्रकार या छत्रेश्वर प्रकार ये हैं क्या, इनके बारे में समझते हुए चलेंगे। जब उत्तराखंड में कुणिन वंश चलता है तो उनके बहुत सारे राजा हैं जो अपने अपने सिक्के चलाते हैं। तो इन सिक्कों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो वो थे जिस पर अमोघभूति का नाम मिलता है, तो वो थी अमोघभूति प्रकार, यानी कि उसको रख दिया गया अमोघभूति प्रकार में। दूसरे थे जिन पर छत्रेश्वर का नाम मिलता है या चत्रेश्वर का नाम मिलता है, तो वो हो गया चत्रेश्वर प्रकार। और तीसरे हैं जिन पर किसी का नाम नहीं है और अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है, तो उनको किस कैटेगरी में रखा गया? तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की कैटेगरी में रखा गया, ताकि इनको अध्ययन करने में सुविधा हो। इतिहासकारों ने इनको सुविधा के आधार पर बांटा है। अब हम पढ़ेंगे कत्यूर घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कत्यूर घाटी बागेश्वर और अल्मोड़ा के बीच का क्षेत्र है जहाँ पर 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पर जिन कुलीन शासकों का नाम है, तो वो है आसे, गोमित्र, हरदत्त, शिवदत्त आदि का नाम है। टोटल अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से 8 राजाओं का नाम मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देहरादून के कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख मिला है, जो किसका है? तो अशोककालीन है, यानी कि सम्राट अशोक का है, सम्राट अशोक का। देखिए फ्रेंड, जो कालसी शिलालेख है उसमें 5 यूनानी राजाओं का नाम भी है, ये भी आपको याद रखना है। 5 यूनानी राजाओं का नाम किस पे है? तो कालसी शिलालेख पे है। और किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में ये शिलालेख है। और कालसी शिलालेख की खोज की बात करें तो 1860 में किसने की है? मिस्टर फॉरेट ने की है, मिस्टर फॉरेट, ये भी आपको याद रखना है। अगला है लाखा मंडल से जो प्राप्त शिलालेख हैं वो किसका है? तो जैसे कि मैंने बताया है राजकुमारी ईश्वरा का है। और जो त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? तो त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं गोपेश्वर और बाड़ाहाट से, यानी कि एक त्रिशूल है उस पर लेख लिखे गए हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए? गोपेश्वर और बाड़ाहाट, जो कि उत्तरकाशी का पुराना नाम है। तो ये त्रिशूल लेख किन राजाओं के हैं? एक तो ये अशोक चल का है जो 1191 में उत्तराखंड में आक्रमण करता है, और दूसरा है नाग राजा गणपति नाग, गणपति नाग। अगला प्रश्न है पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिलते हैं? तो यहाँ से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र मिलते हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के टोटल 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और इनकी लिपि क्या थी? तो कुटिला थी, ये भी आपको याद रखना है, कुटिला लिपि, और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। लिपि क्या थी? कुटिला। नेक्स्ट है उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो कुलीन शासक थे पहली राजनीतिक शक्ति। अगर कुलीन वंश के सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो अमोघभूति को माना जाता है। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड में कुलीन राजवंश एकमात्र ऐसा राजवंश है जिनकी जानकारी हमें इनके सिक्कों के आधार पर होती है। इसके अलावा इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है,
इसीलिए कभी ये भी क्वेश्चन नहीं आता है कि कुनिंद वंश की स्थापना किसने की है, क्योंकि इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ सिक्कों के आधार पर इनकी जो भी जानकारी थी इतिहासकारों द्वारा वो इकट्ठी की गई है। जैसे कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमुकभूति था। बस इसमें इतना ही है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में अमुकभूति की मृत्यु के बाद कुनिंद के क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया? तो शकों का अधिकार हो गया, क्योंकि भारत में शक राजवंश का शासन था, यानी कि शक जाति का शासन था। तो कुनिंद वंश की अमुकभूति के बाद शकों का आधिपत्य हो जाता है। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? तो शकों का प्रमाणित करता है। यानी कि जो अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर है वो किसने बनाया है? शक जाति ने बनाया है। इसी से पता चलता है कि उत्तराखंड में शक जाति का आधिपत्य भी रहा होगा। देखिए फ्रेंड, जो अल्मोड़ा में कटारमल सूर्य मंदिर है वो उत्तराखंड शैली में बनाया गया है और यहाँ पर टोटल 45 मंदिरों का समूह है। तो कटारमल में कितने मंदिरों का समूह है? तो 45 मंदिरों का समूह है। नेक्स्ट है, शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया? तो शक के बाद कुषाण आते हैं। भारत में कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका अधिकार हो जाता है संपूर्ण जो मैदानी भाग है, यानी कि उत्तराखंड का तराई क्षेत्र है जो मैदानी भाग है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है? देखिए फ्रेंड, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक हुए हैं और प्रयाग प्रशस्ति यानी कि जो इलाहाबाद है यहाँ से इनका एक लेख मिलता है। ये बताते हैं कि गुप्त वंश की उत्तरी सीमा पर एक राज्य है कर्तपुर, यानी कि जो कार्तिकेयपुर है वो गुप्त वंश की उत्तरी सीमा पर है। उत्तरी सीमा पर किसमें कहा गया है? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें कि ये प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है, तो समुद्रगुप्त के एक कवि हुए हैं हरिसेन, इनके दरबारी लेखक थे हरिसेन, तो इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार किया? जैसे ही गुप्त वंश कुषाण वंश इनका पतन होता है, उसके बाद कन्नौज के मौखरियों का यहाँ पर शासन होता है। मौखरी जो यूपी और एमपी के बीच के क्षेत्र में इनका शासन था, तो उनके अधीन ये आ जाता है। कन्नौज के मौखरियों के बाद उत्तराखंड पर किसका शासन होता है? तो हर्षवर्धन का होता है, जो वर्धन वंश है। देखिए फ्रेंड, कन्नौज के जो शासक थे ग्रहवर्मा, ये हर्ष के बहनोई थे, यानी कि बहन के पति थे। इनकी मृत्यु के बाद पूरे भारत पर हर्षवर्धन का शासन होता है, तो उत्तराखंड भी हर्षवर्धन के अधीन चले जाता है। नेक्स्ट है, हर्ष के समय हुएनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी, उसने इस राज्य को कहा था। देखिए फ्रेंड, अगर हुएनसांग की बात करें तो ये चाइनीज यात्री थे। हर्ष के समय 629 में ये भारत आते हैं और 634 में ये पहली बार उत्तराखंड आते हैं, 634 ईस्वी में। और उत्तराखंड को क्या कहते हैं? पोलिहिमोपुलो, यानी कि जिसका अर्थ निकाला गया ब्रह्मपुर, कि जो ये राज्य है ये ब्रह्मपुर है। देखिए फ्रेंड, जब ये 634 में उत्तराखंड आते हैं तो सर्वप्रथम कहाँ आते हैं? तो हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार आते ही ये हरिद्वार का नाम और क्षेत्रफल बताते हैं, तो हरिद्वार को ये मोइलो यानी कि मयूरपुर कहते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है 20 ली एक चाइनीज़ पैमाना होता था क्षेत्रफल नापने का, तो उसके आधार पर इन्होंने हरिद्वार का जो क्षेत्रफल 20 ली बताया है और हरिद्वार को मोइलो यानी कि मयूरपुर नाम दिया है। तो हरिद्वार कब आए हैं? 634 में। उसके बाद ये 636 में काशीपुर आते हैं, तो काशीपुर को ये गोविशाण कहते हैं और उसका क्षेत्रफल 15 ली बताते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और कब आते हैं? 636 में। और लास्ट में 645 में ये चाइना वापस चले जाते हैं। 629 से लेकर 645 तक लगभग 15 से 16 साल में रहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ये कार्तिकेयपुर राजवंश था प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, या इन्हीं को कत्यूरी राजवंश कहा गया है। अगला है, कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी लिपि क्या है? तो जैसे मैंने बताया है कुटिला लिपि है और भाषा संस्कृत है, संस्कृत। नेक्स्ट पॉइंट है, 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासन करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश प्रारंभिक 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर में थी और बाद में राजधानी चली गई। तो बाद में जो राजधानी जाती है बागेश्वर जिले के जो गरुड़ बैजनाथ घाटी है वहाँ पर ये राजधानी ले जाते हैं। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का राजा कौन था? यानी कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? बसंतदेव था। इसमें टोटल 3 परिवारों के 14 शासकों ने शासन किया है जोशीमठ के अंदर। उसके बाद के जो शासक हुए हैं वो बैजनाथ यानी कि कत्यूर घाटी चले जाते हैं। नेक्स्ट है, बसंतदेव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार की सत्ता स्थापित हुई? तो खरपरदेव वंश की हुई है। ये दूसरा परिवार था, दूसरे परिवार का दूसरा राजा था खरपरदेव। खरपरदेव के बाद जो इसका तीसरा परिवार आता है निम्बर, जो निम्बर वंश की स्थापना करता है खरपरदेव के बाद कार्तिकेयपुर के अंदर। कार्तिकेयपुर जोशीमठ में है,
जो सिमट के नज़दीक है वहीं पर इनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में कत्यूर घाटी चले गए, जिस कारण इनको कत्यूरी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्बर किस मत का अनुयायी था, यानी कि जो निम्बर वंश का शासक निम्बर था वो किस धर्म को मानता था। ये शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म यानी कि भगवान शिव को जो मानते हैं उन्हीं को शैव कहा गया है। अगला पॉइंट है निम्बर वंश का वो कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा, यानी कि पूरे उत्तराखंड को जीतने की कोशिश की है। तो वो कौन थे? निम्बर के पुत्र इष्टगण देव थे। इन्होंने ही पहली बार उत्तराखंड को एक करने की कोशिश की है और पूरे उत्तराखंड पर शासन किया है। नेक्स्ट है जागेश्वर में किस शासक ने नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया है? तो इष्टगण देव ने कराया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बरावतार बताया गया है? जैसे कि भगवान विष्णु बरावतार में धरती को बचाने के लिए आते हैं, उसी समान कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बरावतार किसको बताया गया है? तो इष्टगण का जो पुत्र है ललित सूर्यदेव, और कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी शासक भी कौन था? ललित सूर्यदेव। और सबसे ज़्यादा अभिलेख भी ललित सूर्यदेव के मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ललित सूर्यदेव को कहा गया है। नेक्स्ट है बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? तो बैजनाथ बागेश्वर के अंदर है, तो वहाँ पर ललित पुत्र भूदेव ने करवाया है। ललित सूर्यदेव के जो पुत्र थे भूदेव, इन्होंने ही बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया है। नेक्स्ट है कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी नरेश कौन था? जैसे कि मैंने बताया है ललित सूर्यदेव था, जो 854 में गद्दी पर बैठते हैं, यानी कि 854 ईस्वी में। नेक्स्ट है कार्तिकपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? इनकी जो राजभाषा थी संस्कृत थी, यानी कि सरकारी भाषा। और आम बोलचाल की भाषा क्या थी? तो पाली थी। दोनों आपको याद रखना है। जो लोकल लैंग्वेज थी वो पाली थी, आम बोलचाल की भाषा, और सरकारी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट है आदिगुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड पदार्पण हुआ। जो शंकराचार्य है वो केरल के कलाड़ी से उत्तराखंड आते हैं, और उस समय उत्तराखंड में कार्तिकपुर राजाओं का शासन रहता है। और इसमें भी किसका शासन था? तो ईष्टगण देव का था, ईष्टगण देव। और ये कब आते हैं उत्तराखंड? तो 820 ईस्वी में ये उत्तराखंड आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 820 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ में होती है, केदारनाथ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आदिगुरु शंकराचार्य 820 में अपना शरीर का त्याग करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया है केदारनाथ में करते हैं 32 वर्ष की अवस्था में। और केदारनाथ में ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते हैं, जो कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य कराया गया है, बद्रीनाथ की जो मूर्ति है नारद कुंड से निकालकर बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित करवाई गई है। तो ये भी किसने किया है? तो शंकराचार्य ने किया है। अब हम पढ़ेंगे कुमाऊं का जो चंद्रराज वंश है उसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जिसको भी चंद्रराज वंश डिटेल में पढ़ना है उसके लिए मैंने उत्तराखंड के इतिहास की जो पुस्तक है डॉक्टर अजय सिंह रावत की, उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, वो मैंने पढ़ाई है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने उत्तराखंड का इतिहास डिटेल में पढ़ाया है। उसमें हमने कत्यूरी, कुनिंद और उसी के साथ चंद्रवंश को समाप्त किया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने चंद्रवंश के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है फ्रेंड, चंद्रवंश के बारे में जो परीक्षावाणी में दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1025 ईस्वी के आसपास चंद्र राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? देखिए फ्रेंड, जैसे ही कत्यूरियों का पतन होता है और कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक है ब्रह्मदेव, वो काली कुमाऊं यानी कि चंपावत के अंदर शासन कर रहा है। और इलाहाबाद झूंसी से एक व्यक्ति आता है उसके समय, जिसका नाम सोमचंद है। और इसी सोमचंद से जो ब्रह्मदेव है यानी कि अंतिम कत्यूरी शासक है, अपनी पुत्री की शादी करवाता है और चंपावत की जो कोतवाल छावनी है उसको दहेज के रूप में इसको दे देता है। और वहीं पर ये राजबंगा किले का निर्माण करता है और चंद्रवंश की स्थापना करता है। तो चंद्रवंश की स्थापना किसने की है? सोमचंद ने की है। और कब की है? तो 1025 के आसपास ये इलाहाबाद के निकट जो झूंसी है वहाँ से कुमाऊं आया और ब्रह्मदेव की पुत्री से शादी की। तो इसी के साथ इसने चंद्रवंश की स्थापना की है। अगला पॉइंट है, चंद्रवंश की किस शासक ने रेशम एवं रेशम वस्त्र के उत्पादन का कार्य शुरू करवाया है? यानी कि कुमाऊं में रेशम के कारखाने सर्वप्रथम किस चंद्र शासक ने शुरू किया है? तो चौथा चंद्र शासक इंद्रचंद था, इसी के द्वारा ये शुरू करवाया गया था। देखिए फ्रेंड, ये रेशम कहाँ से लाया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो चीन से लाया है। और किस रास्ते लाया है? तो नेपाल के रास्ते लाया है। और कुमाऊं में इसने रेशम के कारखाने स्थापित करवाए। और इसके समय एक प्रसिद्ध प्रथा थी, पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा में क्या था? जितना झूठ फैलाओगे उतना रेशम का कलर चढ़ेगा या रेशम पैदा होगा। इस टाइप से इसने चलवाया था, जो चौथा चंद्र शासक था। नेक्स्ट है 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में
1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी कहाँ थी? देखिए फ्रेंड, 1025 से लेकर 1562 ईस्वी तक चंदों की राजधानी चंपावत के राजमुंगा में रहती है, यानी कि जहाँ पर सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना की थी वहीं पर रहती है। और 1562 के बाद यानी कि 1563 में एक चंद शासक हुए हैं, आलोक कल्याणचंद या बलदेव कल्याणचंद। ये क्या करते हैं, चंपावत से राजधानी उठाकर अल्मोड़ा के अंदर ले आते हैं और अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण करवाते हैं, लाल मंडी किला। तो लाल मंडी किले का निर्माण कौन करवाता है? बालो कल्याणचंद करवाता है। और जिसके बाद ये 1563 में राजधानी चंपावत से उठाकर अल्मोड़ा लाता है और इसके बाद जो चंद्रवंश का शासन चलता है अल्मोड़ा से चलता है। देखिए फ्रेंड, इसके अलावा कुछ समय तक चंद राजाओं की जो राजधानी थी पाली पचाऊ में भी रही है। तो पाली पचाऊ कहाँ स्थित है? तो ये भी अल्मोड़ा के अंदर स्थित है। जो पाली परगना है वहीं पर चंदों की राजधानी रही है, यानी कि चंदों की 3 राजधानियाँ थी, एक तो चंपावत, दूसरी अल्मोड़ा और तीसरी पाली पचाऊ। ये भी आपको याद रखना है, पाली पचाऊ कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है, नेपाल के अशोकचल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन कब किया? कुमाऊं के अंदर एक शासक हैं चंद्रवंश के, जिनका नाम है वीणाचंद। वीणाचंद क्या करते हैं, कुमाऊं राज्य को खस जाति से हार जाते हैं। खसों का इनके समय कुमाऊं पर आक्रमण होता है और जो कुमाऊं साम्राज्य है वो खसों के अधीन चले जाता है। लगभग 200 वर्षों तक कुमाऊं क्षेत्र खसों के अधीन रहता है। और उसके बाद एक शासक और हुए हैं वीरचंद। तो वीरचंद क्या करते हैं, खसों से अपना राज्य वापस लेते हैं और उसी समय 1191 में अशोकचल आक्रमण करता है। ये भी आपको याद रखना है, अशोकचल का समकालीन चंद शासक कौन था? तो वीरचंद आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान फिरोजशाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाई और गरुड़ की उपाधि प्राप्त की? देखिए फ्रेंड, दिल्ली में शासन चल रहा है तुगलक वंश और तुगलक वंश के शासक हैं फिरोजशाह तुगलक। तो सर्वप्रथम क्या होता है, जो ज्ञानचंद प्रथम है वो दिल्ली जाकर फिरोजशाह तुगलक से मिलते हैं। क्यों ये मिलते हैं? भारत का जो शासन है वो तुगलक वंश के अधीन है और जो तराई वाला क्षेत्र है यानी कि जो उधम सिंह नगर है, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र इसमें आता है, नैनीताल के निचला वाला भाग है, वो सारा किसके अधीन है? दिल्ली के सुल्तान यानी कि फिरोजशाह तुगलक के अधीन है। तो ज्ञानचंद सबसे पहले फिरोजशाह से भेंट करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तराई वाला क्षेत्र हमें दे दो, यानी कि जो तराई है उसको हमारे अधिकार में दे दो, क्योंकि कुमाऊं में जो राजस्व का यानी कि कमाई का मुख्य स्रोत था या कृषि का मुख्य स्रोत था वो तराई क्षेत्र ही था। जैसे कि आज भी तराई में सर्वाधिक कृषि होती है, उधम सिंह नगर में काफ़ी मात्रा में कृषि की जाती है ना। तो इसीलिए ज्ञानचंद किसके पास जाता है? फिरोजशाह तुगलक के पास जाता है। तो जब एक फिरोजशाह तुगलक से मिलता है तो फिरोजशाह तुगलक इसको गरुड़ की उपाधि देता है और बाद में ये बन जाता है गरुड़ ज्ञानचंद। तो गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी है? तो फिरोजशाह तुगलक ने दी है। नेक्स्ट है, मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? किसे कहा गया है? तो ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। मझेड़ा कहाँ है? तो मझेड़ा जगह है वो पिथौरागढ़ के अंदर है। वहाँ से एक ताम्रपत्र मिलता है जिसमें ज्ञानचंद को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। नेक्स्ट है, नेपाली चल नामंद शासकों पर आक्रमण कर वह परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को किसने मुक्त कराया है? देखिए फ्रेंड, आपको ये पॉइंट याद रखना है, जब सोमचंद शासक बनता है और भारती चंद से पहले जो शासक हुए हैं यानी कि भारती चंद के पूर्वज जो कल्याणचंद थे, इनके समय तक चंद्रवंश के राजा हैं वो नेपाल के अधीन काम कर रहे हैं, यानी कि नेपाल के शासकों के अंडर में ये काम कर रहे हैं। नेपाल को ये बराबर मात्रा में टैक्स देते हैं। और बाद में जो शासक आते हैं भारती चंद, पहले चंद शासक हुए हैं जिसने नेपाल पर आक्रमण किया और चंद्रवंश को नेपाल की दास्ता से मुक्ति दिलाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, चंद्रवंश को नेपाल की दास्ता से मुक्ति किसने दिलाई है? तो भारती चंद है। पहला चंद शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया तो वो भी कौन था? भारती चंद था। नेक्स्ट है, कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े प्रसिद्ध हैं? तो ये भी भारती चंद के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। पवाड़े क्या होते हैं? पवाड़े ऐतिहासिक गाथाएं होती हैं, यानी कि इतिहास में जिन लोगों ने कुछ बड़ा काम किया है तो उनके सम्मान में जो गीत गाए जाते हैं उन्हीं को पवाड़े कहते हैं। तो कुमाऊं में भारती चंद के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो देवी चंद को कहा जाता है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक। जिस प्रकार से तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने कार्य किए हैं तो उसी प्रकार से देवी चंद ने किए हैं। यानी कि दिल्ली के जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने सनक भरे कार्य किए हैं। सनक भरे यानी कि जिसमें सफलता नहीं मिल सकती है वो कार्य करवाए हैं, इसीलिए कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है देवी चंद को। और इन्हीं को कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य बनने के चक्कर में बहुत सारा धन बर्बाद किया था और विक्रमादित्य नहीं बन पाए, यानी कि महान सम्राट में इनकी गिनती नहीं हो पाई।
और कुमाऊं का पागल बादशाह भी इन्हीं को कहते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत में पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं, तो कुमाऊं में इन्हीं को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था। तो अकबर के जो समकालीन चंद शासक थे राजा रुद्रचंद थे, जिनका टाइम पीरियड 1565 से लेकर 97 के मध्य था। और अकबर के टाइम पीरियड की बात करें तो 1555 से लेकर 1605 तक था। तो इस बीच कौन से शासक इनके समकालीन हैं, तो रुद्रचंद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखवाई। तो कुमाऊं में कानून निर्धारित करने के लिए या नए कानून बनाने के लिए एक पुस्तक लिखवाई गई है, धर्म निर्णय। तो ये रुद्रचंद ने लिखी है, इन्हीं के द्वारा लिखवाई गई है। देखिए फ्रेंड, इनके द्वारा 4 ग्रंथों की रचना की गई है। पहला तो यही है धर्म निर्णय, दूसरा है ययाति चरितम, तीसरा है उषा रुद्र गोदया, और चौथा है सैनिक शास्त्र। ये 4 ग्रंथ किसने लिखे हैं, तो रुद्रचंद ने लिखे हैं, सारे संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट है अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किसने करवाया है। तो मल्ला महल रुद्रचंद ने बनवाया है, जो कि अल्मोड़ा शहर के बीचों बीच है। तो रुद्रचंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की है। तो वर्तमान जो रुद्रपुर नगर उधम सिंह नगर में है, तो ये रुद्रचंद ने की है, यानी कि अपने नाम पर इन्होंने एक शहर बसाया है, रुद्रपुर। अगला पॉइंट है वह वीरांगना जिसने गढ़वाली सैनिकों के साथ अनेक स्थानों पर बाज बहादुर चंद की सेना को हराया है। तो वो तीलू रौतेली थी, तीलू रौतेली। देखिए फ्रेंड, तीलू रौतेली गढ़वाल की झांसी की रानी कही जाती हैं, या फिर जॉन ऑफ आर्क के नाम से इनको जाना जाता है, जॉन ऑफ आर्क। इन्होंने बाज बहादुर चंद को कई स्थानों पर हराया है। अंत में जो इनकी हत्या है रामू रजवार नामक एक कत्यूरी सैनिक ने नयार नदी के तट पर की है। नयार जो कि पौड़ी में है, वहाँ पर ये स्नान कर रही थी युद्ध के बाद। तो उसके बाद पीछे से आकर रामू रजवार ने इन पर हमला किया और इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है चंद शासक जिसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूढ़ भूमि प्रदान की थी। देखिए फ्रेंड, गूढ़ भूमि क्या होती है, गूढ़ यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए दी गई भूमि, तो वही क्या कहलाती है, गूढ़ भूमि, या उसी को कहते हैं विष्णु प्रीति या गूढ़ भूमि एक ही है, जो 1673 में राजा बाज बहादुर चंद द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए दी गई थी। यानी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा करने जो भी लोग आएंगे, तो उस जमीन से जो खर्चा आएगा या रेवेन्यू आएगा, उस पैसे से तीर्थ यात्रियों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था। तो चंद राजाओं का राज चिन्ह गाय था, ये भी आपको याद रखना है। और गरुड़ ज्ञान चंद का राज चिन्ह क्या था, गरुड़ था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए, गाय और गरुड़। नेक्स्ट है चंदों और मुगलों के संबंध होने की जानकारी किसमें मिलती है। चंदों और मुगलों के संबंध होने की जानकारी शाहनामा और जहांगीरनामा में मिलती है। देखिए फ्रेंड, ये शाहजहाँनामा है और ये किसने लिखी है, इनायत खां, जो शाहजहाँ के दरबारी थे। और जहांगीरनामा जहांगीर की आत्मकथा है, तो जहांगीर ने स्वयं लिखी है। जहांगीरनामा में उत्तराखंड के 2 राजाओं का नाम मिलता है, एक तो लक्ष्मीचंद जो कि कुमाऊं के अंदर शासन करते हैं, और गढ़वाल के श्याम शाह। 2 राजाओं का उल्लेख किसमें है, जहांगीरनामा में है। नेक्स्ट है कुमाऊं में चंद शासन का अंत कब और किसके द्वारा किया गया। तो कुमाऊं में चंदों का अंत होता है सन 1790 ईस्वी में, जब नेपाल के शासकों द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया जाता है। तो एक युद्ध होता है हवाल बाग का युद्ध। तो हवाल बाग का युद्ध लड़ा जाता है 1790 के अंदर नेपाली शासक और चंद शासक महेंद्र चंद के मध्य, जिसमें महेंद्र चंद की पराजय होती है और कुमाऊं चले जाता है गोरखों के अधीन। नेक्स्ट है चंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो महेंद्र चंद था। इसी को परास्त करके गोरखे कुमाऊं में अपना आधिपत्य बना लेते हैं। नेक्स्ट है चंद राजाओं के समय सिक्का टकसाल, यानी कि जो सिक्के ढाले जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे। इसी के साथ साथ ताम्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो अल्मोड़ा था। यहीं पर चंदों के सिक्के बनाए जाते थे। अगला पॉइंट है कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली किसने शुरू की। देखिए फ्रेंड, सर्वप्रथम बात करें कि कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति या पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की है। तो जब सोमचंद कुमाऊं का शासक बनता है, तो ये गांव में बूढ़ा या फिर सयाना की नियुक्ति करता है। तो पंचायती राज की वहीं से नींव पड़ती है, यानी कि चंद राजाओं ने करवाया है। चंदों में भी किसने, सोमचंद ने। नेक्स्ट है चंदकाल में भू राजस्व की दर क्या थी, यानी कि जो भूमि कर था कितना था। तो उपज का 6वां भाग, यानी कि 1/6। 6 बोरे अगर अनाज होता है तो 1 बोरा राजकोष में जमा कराना पड़ेगा, तो 1/6। नेक्स्ट है चंदकाल में राजाओं की पालकी ढोने का कार्य कौन करते थे। तो जब राजा कहीं जाता था, पालकी में जाता था, तो जो पालकी उठाने वाले थे उनको कैनी कहते थे।
इनकी नियुक्ति रुद्रचंद द्वारा की गई थी। रुद्रचंद, ये भी आपको याद रखना है। रुद्रचंद ने कैनी खसों की नियुक्ति की थी। देखिए फ्रेंड, इनकी नियुक्ति क्यों हुई थी? ये भूदास होते थे। भूदास यानी कि कृषि का काम करने के लिए इन दासों की नियुक्ति की जाती थी या इनको खरीदा या बेचा जाता था। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया है? तो कल्याणचंद ने करवाया है। जैसे कि मैंने बताया है, 1563 में फिर अपनी राजधानी लाता है अल्मोड़ा के अंदर। देखिए फ्रेंड, जो लाल मंडी किला है इसका अन्य नाम फोर्ट मोयरा भी है। फोर्ट मोयरा क्यों पड़ता है? जब अंग्रेज अल्मोड़ा को अपने अधिकार में लेते हैं, गोरखों को वहाँ से परास्त करते हैं, तो सर्वप्रथम लाल मंडी किले पर अपना कब्जा करते हैं और भारत के जो वायसराय हैं लॉर्ड मोयरा हैं, तो उन्हीं के नाम पर फोर्ट मोयरा नाम दिया जाता है लाल मंडी किले को। तो क्वेश्चन आएगा, फोर्ट मोयरा का निर्माण किसने कराया है? तो चंदों ने करवाया है, ना कि अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया है? तो राजा भीष्मचंद ने कराया है। जो भीष्मचंद थे कल्याणचंद के पिता थे। जो कल्याणचंद राजधानी लाया है उनके पिता थे भीष्मचंद। ये सबसे पहले अल्मोड़ा राजधानी लाना चाहते थे और वहाँ पर एक किला बनाते हैं, खगमरा किला, परंतु इनकी मृत्यु हो जाती है और 1563 में इनका पुत्र कल्याणचंद राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाणासुर का किला स्थित है। देखिए फ्रेंड, बाणासुर के किले की अगर बात करें तो ये चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर स्थित है। बाणासुर जो कि राजा बलि के पुत्र थे और राक्षस राज हुए हैं। अगर इनकी राजधानी की बात करें तो राजधानी थी ज्योतिषपुर, जो आज का जोशीमठ है, वहीं पर इनकी राजधानी थी। ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो मंदिर है तो वो रुद्रप्रयाग में स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में है, ये भी नोट रखना है। देखिए फ्रेंड, ये थे चंद्रवंश से संबंधित जो इसमें तथ्य दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे परमार वंश, यानी कि गढ़वाल का जो पंवार वंश है उसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। पंवार वंश की स्थापना को लेकर तो चांदपुरगढ़ में 888 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि था, ये गुर्जर देश से गढ़वाल आया था। गुर्जर देश कौन सा है? तो गुर्जर देश जो मालवा और गुजरात के बीच का क्षेत्र है उसी को गुर्जर देश के नाम से जाना गया है, यानी कि मालवा एमपी हो गया। इसी के साथ साथ धार नगरी जो गुजरात के अंदर है और राजस्थान का कुछ क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित था और उस संपूर्ण क्षेत्र को कहा गया है गुर्जर प्रदेश। जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो भी यहीं पर शासन करता था, उन्हीं के नाम पर है गुर्जर देश। अगला पॉइंट है, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 से लेकर 1949 तक चलता है। तो टोटल इस बीच कितने राजा हुए हैं? तो टोटल 60 शासकों ने यहाँ पर शासन किया है, जबकि कुमाऊं में 61 शासकों ने शासन किया है। ये भी आपको याद रखना है। और गढ़वाल में 60 राजा हुए हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना किसने की है? यानी कि गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर पूरे गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो 37वें शासक थे अजयपाल। 52 गढ़ों को जीता है और गढ़वाल राज्य की वास्तविक स्थापना की है। तो पंवार वंश का वास्तविक स्थापक कौन है? तो अजयपाल है, ये भी आपको याद रखना है। अदरवाइज कौन है? तो कनकपाल है, कनकपाल। तो दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है, परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 में श्रीनगर में स्थापित की है? तो अजयपाल ने की है। देखिए फ्रेंड, 1358 किसके अनुसार है? कनिंघम के अनुसार। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उनके अनुसार अजयपाल ने श्रीनगर की स्थापना 1358 में की है और अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर यहाँ बनाई है। जबकि और राइटर मानते हैं 15 में श्रीनगर की स्थापना होती है और 1517 में श्रीनगर राजधानी लाते हैं अजयपाल। इससे पहले इनकी राजधानी चांदपुरगढ़ थी। चांदपुरगढ़ से 1512 में ये देवलगढ़ श्रीनगर के नज़दीक ले जाते हैं और 1515 में श्रीनगर की स्थापना करते हैं और 1517 में श्रीनगर राजधानी लाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर पूछेगा कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना कब हुई? तो 1358 में हुई। अदरवाइज 1517 में राजधानी आती है और स्थापना होती है 1515 में। कौन करते हैं? तो अजयपाल करते हैं। नेक्स्ट है, मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना किससे की गई है? तो एक रचना है मानवोदय काव्य। ये किसने लिखी है? तो मानसा के एक राजकवि हैं भरत या फिर भरत कवि। तो ये किसके दरबारी हैं? तो परमार शासक मानसा के दरबारी है। तो इन्होंने अजयपाल की तुलना कृष्ण से की है, यानी कि कृष्ण की तरह चतुर राजनीतिज्ञ, युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी, भीम की तरह बलशाली, कुबेर की तरह धनवार और इंद्र की तरह योद्धा। तो ये सारे गुण किसमें थे? अजयपाल में थे। किसने कहा है? तो भरत कवि ने अपनी कृति मानवोदय काव्य में कहा है। तो मानवोदय काव्य किसके समय की रचना है? तो राजा मानसा के समय की रचना है। अगला है, अजयपाल किस पंथ के अनुयायी थे?
तो अजयपाल गोरखनाथ पंथ को मानते थे। गोरखनाथ जो कि शिव के एक अंश हुए हैं, यानी कि भगवान शिव के रूप में ये पूजे जाते हैं। तो इन्हीं के अनुयायी कौन थे? अजयपाल थे। अगला पॉइंट है, परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुलदेवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की? राजप्रसाद यानी कि अपना जो महल है या रहने के लिए जो घर होता है वो बनवाया है, और अपनी जो कुलदेवी है राज राजेश्वरी, इसके मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ये देवलगढ़ में करवाया है। देवलगढ़ पौड़ी में है, श्रीनगर के नज़दीक है। तो यहीं पर ये राजधानी भी ले जाते हैं 1512 ईस्वी में, कानपुर गढ़ से हटाकर देवलगढ़, और 1515 में श्रीनगर की स्थापना, 17 में श्रीनगर राजधानी। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर के समकालीन पंवार शासक कौन थे? तो चंदों में तो हमने पढ़ लिया है रुद्रचंद थे, और पंवारों में 42वें शासक सहजपाल थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अकबर के समकालीन पंवार शासक कौन थे? तो सहजपाल थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस पंवार शासक के नामांत में शाह की उपाधि की परंपरा शुरू हुई? नामांत यानी कि नाम के अंत में। तो कौन सा पंवार शासक था जिसके नाम के अंत में सबसे पहले शाह जुड़ा है? तो वो थे 43वें परमार शासक बलभद्र शाह। देखिए फ्रेंड, इससे पहले एक शासक होते हैं कल्याणपाल, जो कि अजयपाल के पुत्र हैं। तो ये भी अपने नाम के पीछे शाह लगाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। परंतु इनके बाद जो पारंपरिक उपाधि है शाह नहीं होती है, सिर्फ ये अकेले शासक हैं जो शाह लगाते हैं। और ये परंपरा कब से बनती है? तो बलभद्र शाह के समय से बनती है। जब बलभद्र शाह को उपाधि मिलती है शाह की, तो उसके बाद सारे जो परमार शासक हैं अपने नाम के पीछे शाह लगाते हैं। जबकि इनसे पहले किसने लगाया था? तो कल्याणपाल ने लगाया था, परंतु वो पारंपरिक उपाधि नहीं थी। नेक्स्ट है, बलभद्र शाह से पूर्व केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह की उपाधि लगी थी। तो वो कौन थे? जैसे कि मैंने बताया, अजयपाल के पुत्र थे 38वें शासक कल्याण शाह। अजयपाल 37वें शासक थे। ये कौन से नंबर के थे? 38वें शासक थे। तो कल्याणपाल ने अपने नाम के पीछे शाह लगाया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मुगल शासक के सैनिकों का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका और पृथ्वीपति शाह की माता महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए? देखिए फ्रेंड, 1635 में क्या होता है, दिल्ली के अंदर सत्ता है शाहजहाँ की, और शाहजहाँ का एक सेनापति है नवाजत खां। इसको भी याद रखना है, नवाजत खां। तो नवाजत खां के नेतृत्व में 1635 में गढ़वाल पर आक्रमण होता है। महीपति शाह की मृत्यु हो चुकी है, और उनके पुत्र हैं पृथ्वीपति शाह, जो कि मात्र 7 वर्ष के हैं, और जो शासन चला रही हैं इनकी माता कर्णावती, यानी कि महीपति शाह की पत्नी। तो जब नवाजत खां गढ़वाल पर आक्रमण करता है, तो कर्णावती की सूझबूझ से गढ़वाली सैनिक मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक काट देते हैं, जिससे मुगल सेना पराजित होकर यहाँ से भाग जाती है। तो वो सारे किसके सैनिक थे? शाहजहाँ के सैनिक थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, महारानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने मुगल सैनिकों के नाक कटवा दिए, जिस कारण इनको नाक काटने वाली रानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इनको नाक काटी रानी या नाक काटने वाली रानी के नाम से किसने संबोधित किया? तो ये भी आपको याद रखना है, शिव प्रसाद डबराल ने किया है, शिव प्रसाद डबराल। नेक्स्ट है, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया है? देहरादून में जो राजपुर नहर है उसका निर्माण भी रानी कर्णावती ने करवाया है, जो पृथ्वीपति शाह की माता और महीपति शाह की पत्नी थी। नेक्स्ट है, किस परमार शासक ने मुगल दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों को संरक्षण दिया था? देखिए फ्रेंड, 1658 में क्या होता है, दिल्ली के अंदर जो औरंगजेब है सत्ता के लिए संघर्ष करता है, अपने पिता शाहजहाँ को कैद करता है और अपने भाई दारा सिकों की हत्या करता है, और दारा सिकों का पुत्र सुलेमान सिको वो भागकर गढ़वाल आ जाता है, और गढ़वाल में शासक हैं पृथ्वीपति शाह, वो इसको यहाँ पर शरण देते हैं। तो सुलेमान सिको कहाँ से भागकर आया था? तो दिल्ली से आया था, जो कि दारा सिको का पुत्र था, और गढ़वाल में उसको शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने। तो कब आया था? 1658 में आया था। इसके साथ 17 व्यक्ति और थे, जिनमें से 2 व्यक्ति आपको याद रखने हैं, श्यामदास और हरदास, जिन्होंने गढ़वाल में चित्रकला की शुरुआत की है, और इन्हीं के वंशज हुए हैं मोला राम। नेक्स्ट है, किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजन थी? ये गर्वभंजन है, कौन नहीं है? तो गर्वभंजन किसकी उपाधि थी? तो महीपति शाह की उपाधि थी। जबकि गर्वभंजक को आएगा तो किसकी थी? माधो सिंह भंडारी की थी, है ना। अपनी पत्नी का जो गर्व है इन्होंने समाप्त कर दिया था, यानी कि अपने पुत्र की इन्होंने बलि दे दी थी, जिस कारण इनको गर्वभंजक कहा जाता है, और महीपति शाह को गर्वभंजन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार के समान
नवरत्न विराजते थे, यानी कि अपने अपने फील्ड के जो 9 कवि हैं, अपने अपने क्षेत्र के महान कवि, तो वो फतेह शाह के दरबार में रहते थे। तो ये भी आपको याद रखना है कौन सा परमार शासक था जिसके दरबार में 9 कवि थे, तो फतेह शाह यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और भारत की बात करें तो अकबर था, चंद्रगुप्त सेकंड था, चंद्रगुप्त सेकंड। और शिवाजी की बात करें तो अष्टप्रधान इनका मंत्रिमंडल था, अष्टप्रधान। और जो कृष्णदेव राय थे तो उनके जो कवि थे वो अष्टदिग्गज कहलाते थे, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज यानी कि 8 कवि इनके दरबार में थे और 8 मंत्री शिवाजी के दरबार में थे। नवरत्न अकबर और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, जो गुप्त वंश के शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, और गढ़वाल में फतेह शाह। नेक्स्ट है गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानियाँ थी। तो सबसे पहले चांदपुरगढ़ थी, बाद में भिलंगाटी भी रहती है, उसके बाद देवलगढ़ जाती है, उसके बाद श्रीनगर रहती है और अंत में टिहरी जाती है, टिहरी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण कब होता है। तो कुमाऊं पर बात करें तो 1790 में होता है और इसी के 1 साल बाद यानी कि 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण होता है। और इस समय प्रद्युमन शाह गोरखों को यहाँ पर पराजित करते हैं और 1792 में एक संधि होती है जिसको लंगूरगढ़ की संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रद्युमन शाह और गोरखों के मध्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गोरखों को गढ़वाल पर 1803 में राजा प्रद्युमन शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली। देखिए फ्रेंड, दूसरी बार आक्रमण होता है 1803 के अंदर। उस समय भी गढ़वाल के शासक प्रद्युमन शाह है। उस समय जो गोरखा आते हैं तो अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरा के नेतृत्व में गोरखों की सेना गढ़वाल पर आक्रमण करती है और प्रद्युमन शाह को परास्त करती है। परास्त कब करती है तो एक युद्ध होता है 14 मई 1804 को, जिसको खुड़बड़ा का युद्ध नाम से जाना जाता है, खुड़बड़ा का युद्ध। तो खुड़बड़ा का युद्ध कब होता है 14 मई 1804, जो कि देहरादून के अंदर है। और वहीं पर जो प्रद्युमन शाह है वो वीरगति को प्राप्त होते हैं और गढ़वाल भी गोरखों के अधीन चले जाता है। नेक्स्ट है कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखों का अत्याचारपूर्ण शासन क्या कहलाता है। तो गोरख्याली कहलाता है। और शासन कब तक रहा है तो कुमाऊं पर 25 वर्ष यानी कि 1790 से लेकर 1815 तक, टोटल 25 साल। और गढ़वाल पर 10.5 साल यानी कि 1803-4 से लेकर 1815 तक, तो टोटल 10.5 साल गढ़वाल पर और 25 वर्ष गोरखों ने शासन किया है कुमाऊं के अंदर। इन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए हैं जिस कारण इनके शासनकाल को गोरख्याली नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोरखों का शासन नागरिक के बजाय फौजी था, यानी कि सारा जो कामकाज था वो फौजी देखते थे। दास्ता, बेगार व अन्यायपूर्ण कर प्रणाली इनके शोषण के आधार थे। नेपाली राजा जो कि रणबहादुर शाह थे के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वाल और कुमाऊं पर शासन कौन करता था। यानी कि जब गोरखों ने गढ़वाल और कुमाऊं को विजित किया है और जो नेपाली राजा है वो काठमांडू में बैठता था, तो उस समय कौन था, रणबहादुर शाह था। तो उसके प्रतिनिधि के रूप में जो व्यक्ति कुमाऊं या गढ़वाल में शासन कर रहा था तो उसको सूबा या सूबेदार नाम से जाना जाता था। और कुमाऊं का पहला सूबा कौन था, जोगामल। ये भी आपको याद रखना है, कुमाऊं का पहला सूबा था जोगामल, जो कि 1791-92 में रहता है और कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त करवाता है, जो कि गोरखों का पहला भूमि बंदोबस्त था कुमाऊं के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है गोरखा शासन के दौरान पुंगाड़ी क्या था। तो पुंगाड़ी एक भूमिकर था, यानी कि जमीन से लिया जाने वाला जो टैक्स था उसको पुंगाड़ी नाम दिया गया है। नेक्स्ट है गोरखा शासन में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था। तो ब्राह्मणों पर एक कर लगाया था, कुशेई कर। अगर बात करें कि ये कब लगाया गया था तो 1797 में ये लगाया गया था, 1797 में। और किसने लगाया था तो बमसा ने लगाया था। ये भी आपको याद रखना, गोरखा सूबा था बमसा। तो इन्हीं के द्वारा 1797 में ब्राह्मणों पर एक टैक्स लगाया गया था, कुशई कर। नेक्स्ट है किस गढ़वाल नरेश की मांग पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखों को गढ़वाल में पराजित करवाया। बाद में क्या होता है, जो प्रद्युमन शाह के पुत्र हैं सुदर्शन शाह, वो अंग्रेज़ों की मदद लेते हैं और उस समय भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड हेस्टिंग है। और जो सुदर्शन शाह है वो इन्हीं लॉर्ड हेस्टिंग से सहायता लेता है और ये अपनी सेना भेजते हैं और गोरखों को यहाँ से परास्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद मई 1815 तक कुमाऊं को भी गोरखों से जीत लिया गया और 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेज़ों और गोरखों के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखों ने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों अंग्रेज़ों को सौंप दिए। जैसे ही गढ़वाल से अंग्रेज़ गोरखों को भगा देंगे उसके बाद कुमाऊं से भी अंग्रेज़ गोरखों को भगा देते हैं और अंग्रेज़ तथा गोरखों के बीच एक संधि होती है जिसको
संगोली की संधि के नाम से जाना जाता है। और संगोली की संधि कब होती है? तो 2 दिसंबर 1815 को होती है। संगोली कहाँ पर है? तो बिहार के चंपारण जिले में है संगोली, या फिर इसी को सुगौली कहा गया है। तो सुगौली कहाँ पर है? तो बिहार में है। और सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेज एवं गोरखों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है, वह कौन सी सरकार थी जो संगोली संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 4 मार्च 1816 को संधि स्वीकार की थी। देखिए फ्रेंड, जैसे कि हमने पढ़ा है, संगोली की संधि होती है 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखों के मध्य। इसके तहत जो शर्तें रखी जाती है कि गढ़वाल और कुमाऊं अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा और गोरखों ने जो अंग्रेजों के इलाकों पर अधिकार किया है वो अंग्रेजों को सौंप दिए जाएंगे। परंतु अगले साल 1816 में, यानी कि फरवरी 1816 में, फिर से जो नेपाल सरकार है या नेपाल के जो राजा हैं वो इस संधि को मानने से इनकार कर देते हैं, जिस कारण अंग्रेज पुनः गोरखों पर आक्रमण करते हैं और अंततः गोरखे जब फिर से परास्त होते हैं तो संगोली की संधि को स्वीकार करते हैं 4 मार्च 1816 को। तो वो कौन सी सरकार थी? तो नेपाल सरकार। इन्होंने पहले नहीं माना, फिर बाद में दोबारा से युद्ध हुआ और अंततः मानना पड़ा। नेक्स्ट है, गोरखों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्तापूर्ण तरीके से हड़प लिया? तो पूर्वी आधा भाग। देखिए फ्रेंड, जैसे ही गोरखे यहाँ से परास्त होते हैं, अंग्रेज गोरखों को यहाँ से भगा देते हैं और जो अंग्रेज हैं वो सुदर्शन शाह को गढ़वाल का हिस्सा देने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कि या तो आप युद्ध का हर्जाना जो 7 लाख रुपये है वो हमें दे दो, या फिर आपका श्रीनगर पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। और सुदर्शन शाह, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो सत्ता थी वो गोरखों ने हत्या ली थी, और सुदर्शन शाह ये खर्चा नहीं दे पाते हैं और अंग्रेज गढ़वाल का पूर्वी आधा भाग हथिया लेते हैं और सुदर्शन शाह को भेज देते हैं टिहरी की ओर कि आप टिहरी में शासन करो। देखिए फ्रेंड, टिहरी में शासन करने के लिए सुदर्शन शाह राजी होते हैं और दिसंबर 1815 को टिहरी नगर की स्थापना करते हैं और वहीं पर अपनी राजधानी स्थापित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों व सुदर्शन शाह के मध्य संधि हुई तो 4 मार्च 1820 को। कहने का अर्थ है, जब दिसंबर 1815 में अंग्रेज सुदर्शन शाह को टिहरी वाला हिस्सा देते हैं और सुदर्शन शाह टिहरी में अपनी राजधानी बनाते हैं, इसके बावजूद जो अंग्रेज हैं वो टिहरी पर सुदर्शन शाह का अधिकार मानने को तैयार नहीं है। अंततः 4 मार्च 1820 को अंग्रेज आधिकारिक रूप से जो टिहरी है उसको सुदर्शन शाह यानी कि पंवार नरेशों का घोषित करते हैं। तो इसी संधि की बात हो रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई? तो 4 मार्च 1820 को। यानी कि अंग्रेजों ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि जो टिहरी राज्य है या टिहरी रियासत है वो पंवार राजवंश की है। नेक्स्ट है, टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रसाद किसने बनाया है? तो पुराना दरबार जो बनाया था वो सुदर्शन शाह ने बनाया था 1848 के अंदर, अपने रहने के लिए जो महल था। नेक्स्ट है, कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि कब बनाया गया? तो दिसंबर 1842 में बनाया गया। यानी कि कुमाऊं का जो कमिश्नर था वो भी टिहरी रियासत के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। कब बनाया गया? तो 1842 में। अगला पॉइंट है, सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार ग्रंथ कितने भागों में है? तो सभासार किसका ग्रंथ है? सुदर्शन शाह का है। किस भाषा में इन्होंने ये लिखा है? तो ब्रज भाषा में लिखा है। कब लिखा है? तो 1828 में लिखा है। तो कितने भाग में है? तो 7 भागों में है और अपना नाम बताया है सूरत कवि। तो सूरत कवि के नाम से सुदर्शन शाह ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो सभासार लिखा है, जो कि 7 भागों में और ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है, सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह ने राज्य किया है। तो भवानी शाह ने 1859 से लेकर 71 तक शासन किया है। भवानी शाह के बाद उनके पुत्र प्रताप शाह आते हैं, जिन्होंने 1871 से लेकर 86 तक गढ़वाल में शासन किया और इन्होंने सबसे पहले टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की है? तो प्रताप शाह ने की है 1883 के अंदर। नेक्स्ट है, प्रताप शाह के बड़े पुत्र जो कीर्ति शाह थे, तो शुरुआत के जो 11 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है अपनी माता गुलेरिया के संरक्षण में, यानी कि ये अल्प आयु के थे और शासन संभाला था इनकी माता गुलेरिया ने, जो कि प्रताप शाह की पत्नी थी और कीर्ति शाह की माता थी। नेक्स्ट है, कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने 1898 में कंपेनियन ऑफ इंडिया और 1901 में कौन सी उपाधि दी? तो 1901 में इन्होंने नाइट कमांडर की उपाधि दी थी।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में कई बार आता है तो ये याद होना चाहिए। कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि तो 1898, और नाइट कमांडर की उपाधि तो 1901 में दी थी। तो ये सारी उपाधियाँ कीर्ति शाह की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक राजप्रसाद का निर्माण कराया। राजप्रसाद यानी कि जो राजमहल होता है, तो इनके द्वारा 1881 में टिहरी में राजप्रसाद का निर्माण करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टिहरी में हीवेट संस्कृत पाठशाला, गांवों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, टिहरी नगर में बिजली की व्यवस्था, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना, प्रेस की स्थापना, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार और टिहरी में वेधशाला की स्थापना। ये सारे कार्य किसके हैं? तो कीर्ति शाह के हैं, जिनका टाइम पीरियड 1886 से लेकर 1913 के मध्य है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में टिहरी रियासत के शासक कौन बनते हैं? तो इनके पुत्र राजा नरेंद्र शाह बनते हैं, जिनका टाइम पीरियड 1913 से लेकर 1946 तक रहता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, 1913 से लेकर 46। देखिए भाई, नरेंद्र शाह की अगर बात करें तो नरेंद्र शाह ने राज्य का मुख्यालय टिहरी से नरेंद्र नगर स्थापित किया। तो कब किया है? तो 1925 में ये राजधानी टिहरी से नरेंद्र नगर लाते हैं, जो इनके नाम पर बसाया गया शहर था। अगला पॉइंट है, नरेंद्र नगर को मैदान से जोड़ने के लिए कई सड़कों का निर्माण, अनेक विद्यालयों की स्थापना और अस्पतालों का आधुनिकीकरण, वन विभाग का आधुनिकीकरण, ये सारे कार्य किसने करवाए हैं? तो नरेंद्र शाह ने करवाए हैं। देखिए बहन, इनके द्वारा बहुत सारी सड़कों का निर्माण करवाया गया, जिस कारण इसको गढ़वाल का शेरशाह सूरी नाम से जाना जाता है। गढ़वाल का शेरशाह सूरी कौन है? तो नरेंद्र शाह है। जैसे भारत में शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया है, जो कि कलकत्ता से लाहौर जाती थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल, सर, KCSI, ये सारी उपाधियाँ किसको दी थी? तो नरेंद्र शाह को दी थी। देखिए बहन, जो रवाई कांड है 30 मई 1930 को होता है, और श्रीदेव सुमन का जो बलिदान है यानी कि इनकी मृत्यु होती है 25 जुलाई 1944 को। तो ये सारी घटनाएं किसके समय होती हैं? तो उस समय जो शासक हैं नरेंद्र शाह हैं, तो इन्हीं के समय ये घटनाएं होती हैं। अगला है, नरेंद्र शाह के बाद 25 अक्टूबर 1946 को टिहरी रियासत के राजा कौन बने हैं? तो इनके पुत्र मानवेंद्र शाह बने हैं, जो कि 1949 तक शासक रहते हैं, यानी कि 1 अगस्त 1949 तक। 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारत में विलय होता है और उत्तर प्रदेश का 50वां राज्य बनता है। अगला है, फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार में प्रजामंडल के 4 सदस्यों का मनोनयन। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय की घटना, तो ये भी मानवेंद्र शाह के समय की घटना है। देखिए बहन, टिहरी का भारत में विलय कब होता है? तो 1 अगस्त 1949 को। और जो टिहरी है उत्तर प्रदेश के कौन से नंबर का जिला बनता है? तो 50वां जिला यहाँ पर बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, यूपी का कौन सा जिला था? 50वां जिला था। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।